हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। आज का हमारा टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच है क्या? पहले तो हमें इसके बारे में ये जानना होगा कि ये है क्या भला और इसका उपयोग कहाँ होता है। तो सबसे पहले फिगर ऑफ स्पीच जो है ये एक हमारा ग्रामर का ही टॉपिक है और इसका उपयोग कहाँ होता है। फिगर ऑफ स्पीच का उपयोग किया जाता है पोएटिक इफेक्ट के लिए, यानी कि जैसे हम कॉमन बातचीत करते हैं, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, आप अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से बात करते हैं, तो वो जो बातचीत रहती है वो कॉमन बातचीत रहती है, जैसे सब लोग करते हैं वैसे ही हम करते हैं। लेकिन जब हम एक कवि की बात करते हैं, कविताओं की बात करते हैं, तो वहाँ पर पोएटिक इफेक्ट देने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आप जब कभी कविताएं सुनते हैं हिंदी में, हरिवंश राय बच्चन जी की कविताएं या फिर मिथिली शरण गुप्त जी की कविताएं, तो उन कविताओं के अंदर जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान वो अपनी तरफ खींचती हैं। तो उनके अंदर अटेंशन ग्रैब करने के लिए पोएट जो है वो रीडर्स की अटेंशन ग्रैब करने के लिए ऐसे कुछ मसाले का उपयोग करता है जिसे हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। अब फिगर ऑफ स्पीच डालने के बाद वहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वो एक ऑर्डिनरी ना रहकर और ज़्यादा स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाती है, जिसकी तरफ जो रीडर है वो खींचे बिना रह नहीं पाता है। तो फिगर ऑफ स्पीच सिंपली हम देखें तो ये एक ऐसे वर्ड्स का उपयोग किया जाता है, ये ऐसी चीज़ है जो कि पोएटिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है और रीडर का अटेंशन ग्रैब किया जा सके उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसका उपयोग पोएम्स में होता है और ज़्यादा से ज़्यादा रीडर को ये अच्छा लग सके उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो पहला जो फिगर ऑफ स्पीच आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है सिमिली। अब हम इसको बड़े ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो सिमिली जो है उसका मतलब होता है जब हम दो चीज़ों के बीच में कभी कंपैरिजन करते हैं, दो चीज़ों के बीच में जब हम तुलना करते हैं, तो वहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो होता है सिमिली। और इसका आइडेंटिफिकेशन की अगर बात की जाए, यानी कि आप कैसे पहचानेंगे भी वहाँ पर दो चीज़ों के बीच में तुलना हो रही है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो सिमिली है। तो यहाँ अपने स्क्रीन पे आप जो तीन शब्द देख रहे हैं, सो, लाइक और एस, अगर किसी सेंटेंस के अंदर इन तीनों में से किसी भी एक शब्द का उपयोग हो रहा हो तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली। तो ये था हमारा सिमिली। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। जरूरी नहीं है इसमें एज का उपयोग का, लाइक भी हो सकता है, सो भी हो सकता है। तो जो भी शब्द कंपैरिजन में अप्रोप्रिएट रहे वो शब्द लगा होगा उस सेंटेंस के अंदर, लेकिन आपको ये तीनों शब्दों का ध्यान रखना है। अगर तीनों शब्द हैं तो आप आंखें बंद करके सिमिली को टिक आउट कर देंगे। अगला हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है मेटाफर। मेटाफर क्या है? अब मेटाफर जो है वो भी एक तरह का सिमिली ही है। अरे सर ये क्या बोल रहे हो आप? अभी तो आपने बताया कि सिमिली में दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है, अभी आप बोल रहे हैं कि मेटाफर भी कंपैरिजन है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि मेटाफर कौन सा है और सिमिली कौन सा है? तो सिमिली के लिए मैंने आपको तीन शब्दों की जो पहचान दी थी वो आपने पीछे देख ली है। उसमें कौन सा रहता है? सो, एज और लाइक। तो अगर सेंटेंस के अंदर सो, एज और लाइक है तो आपको क्या लिखना है? सिमिली ही लिखना है। लेकिन मेटाफर जो है उसमें और सिमिली में थोड़ा सा अंतर है। देखिए क्या है, मेटाफर के अंदर डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं रहता है, यानी कि वहाँ पर कंपेयर किया जाता है। हमने क्या क्या लिखा था उस सेंटेंस के अंदर, हम देखें, एज प्राउड एज अ पीकॉक, यानी कि पीकॉक की तरह प्राउड। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन तो होता है, लेकिन उन दोनों चीज़ों को ऐसे दर्शाया जाता है जैसे कि वो दोनों एक ही हैं। अब पिछले सेंटेंस में जो हमने सिमिली में देखा, वहाँ पर हमने देखा कि एज प्राउड एज पीकॉक, पीकॉक की तरह लिखा गया है। लेकिन मेटाफर में बताया जाएगा कि वो पीकॉक ही है, यानी कि जैसे कि यहाँ पर लिखा है, टू थिंग्स आर प्रेजेंटेड एज वन, दो चीज़ों को एक ही बताया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। क्या कैमल डेजर्ट की शिप होता है? बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन उसको कहा जाता है। अब ऐसा नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर कि कैमल इज़ लाइक द शिप ऑफ द डेजर्ट। यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि कैमल इज़ लाइक द शिप ऑफ द डेजर्ट। अगर ऐसा लिखा जाता कि कैमल जो है शिप ऑफ डेजर्ट की शिप की तरह होता है तो यहाँ पर लाइक शब्द था तो हम सिमिली ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो बताया गया है
द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। यहाँ पर कंपैरिजन कहाँ किया गया है, तो बताया गया कि कैमल जो है वो डेजर्ट की शिप है। समझ रहे हैं आप लोग। तो सिमिली और मेटाफर में क्या फ़र्क है कि मेटाफर में उस चीज़ को, दोनों चीज़ों को एक ही बताया जाता है कि कैमल है वो शिप है डेजर्ट की। यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि कैमल इज़ लाइक द शिप ऑफ द डेजर्ट, बट कहा गया है द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। और दूसरी इसकी पहचान की बात की जाए, अगर आपको सेंटेंस पढ़ने के बाद ये चीज़ क्लियर ना हो कि यहाँ पर कंपैरिजन किस तरह से किया गया है, या आप सेंटेंस को नहीं समझ पाएँ किसी तरीके से, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ होता है। इज़, एम, आर, हैज़, हैव, वॉज, वर, एट्सेट्रा, जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनका उपयोग यहाँ होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अपने स्क्रीन पे इज़ का यूज़ किया गया है यहाँ पर। तो ऐसे जो भी सेंटेंसेस रहते हैं वहाँ पर आप मेटाफर लिख सकते हैं। तो हमारा अगला फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में हम किस प्रकार से पता लगाएंगे कि कौन सा जो वर्ड है या कौन सी चीज़ है जो हमको बताएगी कि ये फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन है। तो सबसे पहले पर्सोनिफिकेशन है क्या? गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि निर्जीव चीज़ों को जब ह्यूमन क्वालिटीज़ दी जाती हैं तो उस सेंटेंस के अंदर हमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलता है, वो है पर्सोनिफिकेशन। अब आप जानते हैं निर्जीव चीज़ों को, यानी कि जो चीज़ें नॉन लिविंग हैं, उनको जब ह्यूमन क्वालिटीज़ दी जाती हैं। अब ऐसे बहुत सारे उदाहरण, एग्जाम्पल्स आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगे, और इसमें से एक एग्जाम्पल आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। डेथ लेज हिज आइजी हैंड्स ऑन मैन। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि डेथ की बात की जा रही है। तो डेथ लिविंग होती है क्या? किसी चीज़ का नाम, किसी व्यक्ति का नाम है डेथ? नो, डेथ इज़ इनएनिमेट, यानी कि डेथ एक इनएनिमेट चीज़ है, डेथ। तो यहाँ पर बताया गया डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन मैन। हैंड्स, अब डेथ जब कुछ है ही नहीं तो हाथ कैसे रखेगी? तो यहाँ पर हम देखते हैं हाथ तो सिर्फ इंसानों के होते हैं या जानवरों के होते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि डेथ जो है वो अपने आइसी हैंड्स रखती है किसके ऊपर? मैन के ऊपर। तो डेथ को यहाँ पर, डेथ के अंदर एक क्वालिटी बताई गई है कि उसके हैंड्स हैं, बट एक्चुअल में डेथ के हैंड्स होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर, यानी कि पोएटिक इफेक्ट के लिए, रीडर के अटेंशन के लिए यहाँ पर डेथ को हैंड्स दिए गए हैं ताकि थोड़ा पोएटिक इफेक्ट क्रिएट हो। अगला हमारा फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरॉन। नाउ व्हाट इज ऑक्सीमोरॉन? A kind of antithesis where opposites are written together। अब ये एक तरह का एंटीथीसिस है जहाँ पर अपोजिट वर्ड्स को साथ में लिखा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, अपोजिट वर्ड्स को कैसे लिखा जाता है? साथ में। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि सेंटेंस ऐसा जिसके अंदर अपोजिट वर्ड्स यूज़ हों, और फिर वो अपोजिट वर्ड्स कैसे होने चाहिए? साथ में। एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है, शी एक्सेप्टेड इट एज the kind cruelty of the surgeon's knife। She accepted it as the kind cruelty of the surgeon's knife। अब यहाँ पर देखिए kind और cruel, ये दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट्स हैं। काइंड मतलब होता है दयालु, क्रूअल मतलब होता है निर्दयी। तो काइंड क्रूएलिटी, यानी कि यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हमें लिखना है? ऑक्सीमोरॉन। तो जैसे क्वेश्चन अगर इस प्रकार का आता है तो आपको सीधा सीधा इस सेंटेंस के अंदर ढूंढने हैं दो शब्द जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट्स हैं, और उसके बाद ऑप्शंस में टिक करना है ऑक्सीमोरॉन पे। अगला हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है अपोस्ट्रोफे। अपोस्ट्रोफी में क्या करेंगे? तो सबसे पहले ये होता क्या है? एड्रेसिंग द डेड और एब्सेंट डायरेक्टली, यानी कि जो व्यक्ति डेड यानी कि मर चुके हैं वो, या फिर जो बात कर रहे हैं हम जिस समय की, उस समय पे वो अवेलेबल नहीं है, वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है डायरेक्टली। तो ऐसे व्यक्ति, तो आप समझ गए होंगे कि या तो वो व्यक्ति डेड है यानी कि वो वहाँ पर है ही नहीं दुनिया में, या फिर वो व्यक्ति वहाँ से एब्सेंट है, वहाँ पर पर्टिकुलर उस जगह पर नहीं है जिसकी बात की जा रही है। तो ऐसी जगहों पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? अपोस्ट्रोफे।
अब इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात की जाए तो या तो इसके अंदर ज़्यादातर एक्सक्लामेशन मार्क्स भी देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा एक और फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर एक्सक्लामेशन मार्क देखने को मिलता है, जिसका नाम ही एक्सक्लामेशन है, जिसका नाम ही हमारा एक्सक्लामेशन फिगर ऑफ स्पीच है। लेकिन यहाँ पर अपोस्ट्रोफी है, इसके अंदर भी एक्सक्लामेशन का यूज़ होता है, लेकिन ऐसे वर्ड्स के साथ जैसे कि दो, दाय, दाइन, दाय सेल्फ, ओ, ऐसे शब्दों का उपयोग, यानी कि यहाँ पर आप एक्सक्लामेशन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्सक्लामेशन का यूज़ इनके साथ होगा, यानी कि ये शब्द जो लिखे गए हैं इनके साथ वो दिया गया होगा। तो इन जगहों पे अगर आपको इनमें से कोई भी शब्द किसी सेंटेंस के अंदर दिखे, खासकर जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनमें से कोई भी शब्द अगर सेंटेंस में है तो सीधा सीधा आपको टिक करना है अपोस्ट्रोफे पे। इसका एग्जांपल आपके सामने है यहाँ पर, फ्रीज फ्रीज दो बिटर स्काई। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दो वर्ड दिया गया है जो कि मैंने यहाँ पर आपको लिखवाया है। तो अगर ये सेंटेंस में पूछा जाए कि आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है तो सिंपली यहाँ पर दो वर्ड दिया गया है, इस कारण से हम सीधा सीधा टिक करेंगे अपोस्ट्रोफे के ऊपर। चलिए चलते हैं अगले हमारे फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर, जो है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन किसे कहते हैं? अब ये बहुत ही ईजी है, मैं कहूँगा कि बहुत ही ईजीएस्ट, यानी कि कुछ ऐसे फिगर्स ऑफ स्पीच जो बच्चे बिल्कुल सबको नहीं समझ पाते हैं, तो सबसे पहले आप इसमें से जो बिल्कुल ईजीएस्ट हैं उनको एक साइड में उठा के रख दीजिए, ताकि वो तो ऐसे हैं कि उनको तो कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं है, बस एक बार समझ लिया देन काम ख़त्म। तो अलिट्रेशन के बारे में समझ लेते हैं फटाफट से हम। अलिट्रेशन, इसमें कॉन्सोनेंट साउंड्स आर रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट, यानी कि उसको इफेक्ट देने के लिए जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं वो रिपीट किए जाते हैं। अब कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स जिसको नहीं पता है वो भी मैंने यहाँ पर समझा दिया है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं A, E, I, O, U, यानी कि ये जो शब्दों को आप देख रहे हैं, ये सब जो हैं इनको हम वोवल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? वोवल्स कहते हैं। अब हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के अंदर 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं टोटल, जिसमें से 5 A, E, I, O, U जो वोवल्स में हमने इंक्लूड कर दिए हैं वो हैं। तो 26 में से 5 गए तो बाकी कितने बचे? 21। तो बाकी जो 21 बचते हैं उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। क्या कहते हैं उनको हम? कॉन्सोनेंट्स। तो अलिट्रेशन के अंदर कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होते हैं। अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल अगर आप देख लेंगे तो उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है यहाँ पर, स्टार्ट वेयर यू स्टैंड। अब यहाँ पर आप जो एस वर्ड देख रहे हैं वो 2 बार लिखा गया और उसको मैंने ग्रीन पेन से हाईलाइट किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो एस जो है, स्टार्ट वेयर यू स्टैंड, यहाँ पर स्टार्ट और स्टैंड ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं, लेकिन दोनों का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो है एस और स्टैंड का भी है एस, यानी कि पहली बात तो ये दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं। A, E, I, O, U को छोड़ दें हम तो बाकी कॉन्सोनेंट्स बचते हैं, तो ये दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं और ये रिपीट हो रहे हैं। रिपीट होने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो 2 से ज़्यादा बार हो या 3 बार हो या 4 बार हो, मतलब रिपीट का मतलब यहाँ पर 1 से ज़्यादा बार होना चाहिए। तो यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर आप देख रहे हैं एस जो है वो 2 बार आया है। वो ज़रूरी भी नहीं है कि वो साथ में ही आए, वो भले सेंटेंस में किसी भी जगह पर हो, लेकिन रिपीटेड अगर है ऐसा, तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आपको लिखना है? आपको आंखें बंद करके वहाँ पर टिक कर देना है अलिट्रेशन के ऊपर। तो चलिए आगे देखें हमारा फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है। अगला हम पढ़ने जा रहे हैं रिपीटिशन के बारे में। अब रिपीटिशन में हम क्या देखने जा रहे हैं, देखते हैं अब रिपीटिशन क्या बताता है हमको। जैसे कि मेरे ख्याल से तो आपको शब्द से ही पता लग गया होगा कि रिपीटिशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को रिपीट करना। नाउ इन रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच, words or phrases are repeated for greater effect। अब और ज़्यादा इफ़ेक्ट डालने के लिए, और ज़्यादा इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए वर्ड्स या फिर फ्रेजेस को क्या किया जाता है? रिपीट किया जाता है। तो इसीलिए इसको रिपीटिशन भी कहते हैं। तो अब इसके लिए आपको मैं अगर कोई ट्रिक बताऊं तो मेरे ख्याल से इसमें बहुत इजी है, इसमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है हमको ट्रिक की। रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, यानी कि वर्ड रिपीट होना चाहिए। लिटरेशन में क्या था? कॉन्सोनेंट्स रिपीट होनी चाहिए, यानी कि सिर्फ एक अल्फ़ाबेट रिपीट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं तो रिपीटिशन में वर्ड्स रिपीट होने चाहिए या फ्रेजेस रिपीट होने चाहिए। तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, द वाटर कम्स अशोर एंड द पीपल लुक एट द सी,
अब यहाँ पर द वर्ड जो आप ग्रीन से लिखा हुआ देख रहे हैं, द वर्ड को 3 बार रिपीट किया गया है। तो यानी कि एक वर्ड 3 बार रिपीट हुआ है सेंटेंस में उसकी जगह कहीं भी हो, लेकिन अगर वो 3 बार 2 बार रिपीट होता है या उससे ज़्यादा बार रिपीट होता है तो यहाँ पर आपको कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बताना है? रिपीटिशन। तो अगला जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा है, चलिए देखते हैं। हाइपरबोल। अब ये हाइपरबोल क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं। चलिए, हाइपरबोल जो है इसको हम एक ओवर स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। हाइपरबोल मतलब एन ओवर स्टेटमेंट। ओवर स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? ओवर स्टेटमेंट का मतलब जैसे कि हम किसी को कह देते हैं, अरे वाह ये तो शेर से भी ज़्यादा बहादुर है। अब भाई शेर से ज़्यादा बहादुर मतलब यानी कि ये ओवर स्टेटमेंट ही हुआ ना भाई। तो ओवर स्टेटमेंट जो होता है उसको हम कहते हैं हाइपरबोल। अब सेंटेंस जब आप देखेंगे, आई लाइक टॉल बिल्डिंग्स दैट कट द स्काई इनटू हाफ। मुझे टॉल बिल्डिंग्स, ऊंची ऊंची इमारतें बहुत पसंद हैं, और ऐसी इमारतें जो आकाश को 2 भागों में काट देती हैं। अरे भाई 2 भागों में कौन काट देता है? कोई काट सकता है आकाश को 2 भागों में? नहीं। लेकिन ये क्या है? एक ओवर स्टेटमेंट है। ये बिल्डिंग की ऊंचाई बताने के लिए एक ओवर स्टेटमेंट दिया गया है कि मुझे इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पसंद हैं जो लगभग आकाश को 2 पार्ट्स में काट दे, यानी कि बहुत ऊंची हो, जो कि आकाश में दूर तक फैली हो। तो ये जो है एक ओवर स्टेटमेंट ही तो है। तो इसमें हम लिखेंगे हाइपरबोल। अब यहाँ पर जो 9th आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, 9th फिगर ऑफ स्पीच है हमारा इंटेरोगेशन। अब ये भी बहुत ही इजी है। क्वेश्चन इज आस्क्ड नॉट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग एन आंसर। अब अगर किसी सेंटेंस के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन वो प्रश्न पूछने का तात्पर्य, उसका उद्देश्य उत्तर पाना नहीं होता है, यानी कि क्वेश्चन पूछते हैं हम ताकि हमें आंसर मिले, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन आंसर पाने के लिए नहीं, जस्ट फॉर क्रिएटिंग इफेक्ट ओनली। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें, अगर आपको सेंटेंस के अंदर कहीं भी प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसको हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं, वो लगा हुआ दिखाई दे, तो अपनी आंखें बंद करके आप सीधा सीधा इंटेरोगेशन फिगर ऑफ स्पीच पे टिक कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एम आई माई ब्रदर्स कीपर। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है और आगे क्वेश्चन मार्क भी आपको देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन भी पूछा गया है, और यहाँ पर आपको सीधे सीधे टिक करना है इंटेरोगेशन के ऊपर। अब हम आ रहे हैं अपने अंतिम, द लास्ट फिगर ऑफ स्पीच ऑफ टुडेज क्लास। लास्ट फिगर ऑफ स्पीच जो है वो है एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन इज यूज्ड टू अट्रैक्ट द रीडर। एक्सक्लेमेशन जो फिगर ऑफ स्पीच है उसमें उसका मतलब है कि सेंटेंस के अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया जाता है ताकि रीडर की अटेंशन को ग्रैब किया जा सके, रीडर को अट्रैक्ट किया जा सके। यानी कि इसका जो सीधा सीधा अगर आपको आइडेंटिफिकेशन चाहिए, इसकी जो ट्रिक चाहिए, तो अगर किसी सेंटेंस के अंदर ये चिन्ह हो, ये मार्क जो आप अपने स्क्रीन पे यहाँ देख रहे हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, सीन के पीछे एक्सक्लामेटरी मार्क लगा हुआ है, तो अगर इस प्रकार से आपको सेंटेंस मिलता है और उसके पीछे एक्सक्लामेशन मार्क है तो आप सीधा सीधा वहाँ पर एक्सक्लामेशन फिगर ऑफ स्पीच को टिक कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 10 फिगर ऑफ स्पीच। अब बाकी जो फिगर ऑफ स्पीच हैं वो भी आपको मिलेंगे जल्द ही मेरे आने वाले वीडियोस में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो मेरा दूसरा वीडियो इस पे आने वाला है फिगर ऑफ स्पीच पे, उसका नोटिफिकेशन और बाकी भी दूसरे जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। होप यू एंजॉयड द वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।